रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महिमा, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और मैंने अपने बचपन के दोस्त को जुबान भी दी है कि तुम्हारे घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मेरी महिमा ही बनेगी। पर पिताजी, मैं उस कोयले की खदान में कैसे जा सकती हूँ? अरे आपने कभी देखा है कोयले की खदान में सोना? नहीं ना। ठीक उसी तरह से मैं भी उन काले लोगों के बीच नहीं रह सकती। तो ठीक है महिमा, मेरी भी एक बात को गांठ बांध लो तुम। इस घर से दो ही चीज निकलेगी, या तो तुम्हारी डोली या फिर मेरी अर्थी। इतना बोलकर अब रोहित वहाँ से चला जाता है। आखिर रोहित अपनी बेटी की शादी इस तरह जबरदस्ती क्यों करवाना चाहता था? आइए जानते हैं। रोहित ने अपनी बेटी महिमा को बड़े नाजों से पाला हुआ था। रोहित बचपन से ही अपनी बेटी को अपने संस्कार से बांधने की कोशिश करता, लेकिन इसके बावजूद भी महिमा की सोच काले इंसानों के प्रति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो काले लोगों से नफरत करती थी। वो काले लोगों से इतनी नफरत करने लगी थी कि वो ना तो काले लोगों को अपना दोस्त बनाती और ना ही किसी भी दोस्त को काले इंसान से बात करने देती। ऐसे ही एक दिन महिमा के सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा अपने फियोंसे को लेकर आती है और उससे कहती है, महिमा, मीट माय फियोंसे। मैं इनसे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। यार नेहा, तू पागल है क्या? क्या हुआ महिमा? तू जानती है ना मुझे काले लोगों से कितनी नफरत है, और तू मेरे सामने इस काले इंसान को लेकर आ गई है। ऊपर से तू ये उम्मीद कर रही है कि मैं इससे मिलूंगी। वट रबिश महिमा, काला गोरा जैसा कुछ नहीं होता, समझी तुम? और रही मेरे फियोंसे की बात, तो हाँ, ये सांवले हैं पर काले नहीं। और वैसे भी ये तुझ जैसे घमंडी लड़की से मिलना नहीं चाहते थे। वो तो मैं थी जो इनको अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने ले आई, लेकिन मैं भूल गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड तो खुद की सुंदरता में इतनी लीन हो रखी है कि इसको काले इंसान पसंद ही नहीं है। व्हाटएवर। नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो वही महिमा के दोस्त उसको काफी समझाते हैं, जिसके बाद महिमा अपनी मिस्टेक को समझते हुए नेहा के पास जाती है और उससे बोलती है, नेहा, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं अभी परेशान चल रही हूँ ना। क्यों? ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुझ पर जो तू इतनी परेशान है? यार, मेरे डैड मेरी शादी करवा रहे हैं। तो इसमें बुरा क्या है अगर तेरी शादी हो रही है तो? नेहा, शादी करने में कोई बुराई नहीं है, और तू जानती है ना मैं काले लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि तेरा होने वाला पति काला है, राइट? हाँ यार, प्लस में मेरा पूरा ससुराल काला है। काला काला सुन सुन कर ना मेरे कान खराब हो गए हैं, इसलिए मैं तुझ पर भड़क गई। सॉरी यार। नो, इट्स ओके। पर महिमा, काले लोगों से इतनी नफरत मत कर। काले लोगों का दिल बहुत साफ होता है, बाकी तेरी मर्जी। इतना बोलकर अब महिमा वहाँ से चली जाती है और जब वो घर आती है तब देखती है कि उसके घर में उसके ससुराल वाले आए हैं। महिमा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ अब महिमा अमन के साथ 7 बंधनों में 7 जन्म के लिए बन जाती है। और अब जब महिमा अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी होती है तब महिमा की सास कलावती अपनी बहू से कहती है, बहू, इस कलश को तुम अपने दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। ओह गॉड, पति काला, सास काली, पूरा ससुराल काला। हे भगवान, मैं भी न जाने कहाँ फंस गई। इन सभी काले लोगों को देख देख कर ना मुझे चिढ़ हो रही है। अरे अब जब एडमिन ही ब्लैक टी है तो ग्रुप के सभी लोग तो वैसे ही होंगे ना। बहू, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? इस कलश को अपने पैरों से गिराकर इस घर को अपनी रोशनी से उजागर कर दो। महिमा अब वैसा ही करती है जैसा उसको कलावती बोलती है। घर में आने के बाद महिमा अपनी सास को कहती है, वैसे सासू माँ, आपने ना 100% सच कहा। इस घर को सच में रोशनी की ही जरूरत है। अब देखो जरा, अब इस घर में इतने काले लोग रहते हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अमावस्या की रात ना इसी घर से शुरू होती है। महिमा की ऐसी जली कटी बातें सुनकर अब अमन के सब्र का बांध टूट जाता है और अमन उससे कहता है, बस करो महिमा, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता। और ये क्या काला काला लगा रखा है? ठीक है, तुम गोरी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ से इस तरह बात करोगी, समझी? तुम तो जितना चुप रहोगे ना उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। और मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो सच है वो सच है। बात आगे ना बढ़े इसलिए महिमा की सास कलावती अपनी बेटी कोयली से कहती है,
कोयली बेटा जाओ, भाभी को उनका कमरा दिखा दो। जी माँ। भाभी चलिए। बेटा शादी के समय हर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, वो भी हो गई। उसकी बातों को दिल से मत लगा। अब जा, चल तू भी जा। हाँ। इस तरह अब अमन अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि महिमा शीशे के आगे खड़ी होकर खुद को निहार रही है। ये देखकर अमन पीछे से उसे पकड़ लेता है। अमन का काला चेहरा देख एक बार फिर से महिमा उसको खुद से दूर हटाकर धक्का देकर कहती है, दूर रहो मुझसे, समझे तुम? और मुझे छूने का हक तुम्हें किसने दिया? महिमा, हमने अग्नि के आगे 7 फेरे लिए हैं। उन फेरों को लेकर, साथ ही उस अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। मैं तुम्हारा पति हूँ महिमा। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा और तुमसे शादी की। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में। जैसे मैं तुम्हारे साथ इस शादी के बंधन में ना चाहते हुए भी बंधी हूँ ना, वैसे ही तुम भी शादीशुदा होने के बाद भी कुंवारे ही रहोगे। इतना बोलकर महिमा सो जाती है। तो वहीं महिमा का ये रूप देखकर अमन को बहुत बुरा लगता है और वो भी बिना कुछ कहे सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह जब सभी लोग उठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, तब कलावती अपनी बेटी से कहती है, कोयली जा जाकर एक बार देख कर तो आ कि तेरी भाभी ठीक तो है ना, और हाँ, उसको ब्रेकफास्ट के लिए भी बुला लियो। कलावती अपनी बेटी को बोल ही रही थी कि तभी महिमा आधे अधूरे कपड़ों में नीचे आती है और उसको इस तरह के कपड़ों में देखकर कलावती कहती है, बहू, ये तूने क्या आधे अधूरे कटे फटे कपड़े पहने हुए हैं? जा जरा साड़ी पहन कर आ। क्यों सासू माँ, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतनी गोरी बहू मिली है हमें। भाभी, वैसे आप सच में अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप इसको बदल लीजिए। पर मैं क्यों बदलूं इसको? अरे मैं अपने पिताजी के घर में भी ऐसे ही कपड़े पहना करती थी। भाभी, पहले आप अपने पिता के घर में एक बेटी बनकर रहती थी और अब यहाँ पर आप एक बहू हैं, और बहू को अपने ससुर के सामने ये सब शोभा नहीं देता। तुम ना मेरी माँ बनने की ना कोशिश मत करो, समझी? और अपना लेक्चर बंद करो। तुम दोनों काली कलूटी माँ बेटी मुझसे चल रही हो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? रूप का गुमान और इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। अरे भला अपने रूप का गुरूर क्यों ना करूँ ससुर जी? अब जब मैं ऐसी हूँ तो हूँ। आपकी पत्नी यानी मेरी सास और मेरी प्यारी ननद मेरे इस चांद जैसे सुंदर शरीर और चेहरे से इतना जल जो रही हैं, तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ? बहू, लगता है तू भूल गई है कि संसार को रात के समय रोशनी देने वाले चांद में भी दाग है। अपने ससुर की बात सुनकर अब महिमा को चुप्पी साधनी पड़ती है और वो साड़ी पहनकर नीचे आती है। महिमा का अब दिन पर दिन अपने गोरे होने पर गुमान बढ़ता जा रहा था और ज्यादा गोरा होने की चाह महिमा के मन में घर कर गई और इस तरह अब वो तरह तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर लगाने लगी। और ऐसे ही एक दिन, हाँ, ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है और शायद ये प्रोडक्ट मुझे और भी ज्यादा गोरा कर दे और मेरे गोरे शरीर के साथ मेरे ससुराल वालों के दिल को और भी जला दे। इस बात से अनजान के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं। महिमा इस बात से खुश होती जा रही थी कि अब जब महिमा उस प्रोडक्ट का यूज करती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर सभी घर वाले उसके कमरे में आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि महिमा का पूरा चेहरा काफी खराब हो गया था। लाल लाल बड़े बड़े दाने उसके चेहरे पर थे। ये देखकर कलावती अपने बेटे को कॉल करती है और सारी बात बताती है, जिसके बाद अमन डॉक्टर को लेकर घर आता है और उसको दवाइयाँ देकर चला जाता है। अब दवाइयों से उसका चेहरा ठीक होने लगता है। साथ ही अपने ससुराल वालों की दरिया दिली देखकर महिमा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। मैंने अपने गोरे होने के गुमान में ना जाने आप सभी को कितनी तकलीफें पहुंचाई, इसलिए हो सके तो अपनी इस नालायक बहू को माफ कर देना। बहुत देर आए दुरुस्त आए, अब बस माफी मत मांग। इस तरह अब सभी उसे माफ कर देते हैं और अब महिमा भी सुधर जाती है और खुशी से अपने काले ससुराल वालों के साथ रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।